So we'll start with next question. So you have been given a double slit arrangement which produces interference fringes for sodium light. तो सबसे पहले you should know interference fringes looks like, और आप सबको पता है अब it is a pattern with bright band, dark band, bright band, dark band, and sodium light normally उसका color red yellow होता है. So I will be using yellow color just to tell you that the pattern will be consisting of yellow bright bands. So you have yellow bright bands, something like this. Okay, then इसका definitely एक center होगा. मैं ज्यादा bands draw नहीं कर रहा हूँ. We don't need those many bands to show here. So you have central bright band and then there is some pattern like this. ऐसा कुछ pattern है आपके पास. अब आगे आपको बोला है so you have interference fringes for sodium light, और सोडियम लाइट का वेवलेंथ जो है that is 589 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर, that are 0.20 डिग्री अपार्ट. मतलब किसी भी दो ब्राइट फ्रिंजेस में जो एंगल है that is 0.20 डिग्री. किसी भी दो ब्राइट फ्रिंजेस में डिस्टेंस जो होता है उसका बोलते हो फ्रिंज विड्थ. द डिस्टेंस बिटवीन consecutive ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ. यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन दिया है, इट इज नॉट लीनियर. लीनियर सेपरेशन आपको याद होगा ब्राइट फ्रिंजेस का यू से एक्स विच इज सेंटर से कोई भी एक, सेंटर से एक, एन लैम्बडा डी बाई डी. सो सेंटर से आप जब लिखते हो तो यू राइट डाउन एन लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, राइट? करेक्ट. स्मॉल डी नीचे, कैपिटल डी ऊपर. पक्का? नहीं याद है ना? इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज देयर इज अ सिंपल वे आउट. आपको ये तो पता ही था कि ये था पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस होता है कैंसल आउट. तो एक्स डी बाय कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्बडा, राइट? तो यहां से आपको एक्स मिल जाएगा एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए. देन क्योंकि सेंटर से पहला, आप बोलोगे सेंटर से क्यों ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना डिस्टेंस सेंटर से पहले का होगा उतने पहले से दूसरे का होगा, उतना ही दूसरे से तीसरे का होगा. सो बेस्ट थिंग इज टू यूज सेंटर टू फर्स्ट एंड n विल बी इक्वल टू 1, राइट? अब इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि एंगुलर सेपरेशन में सिर्फ ये d नहीं होता है. तो अगर आपको याद होगा तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर you should know this is angular separation. d नहीं होता है मतलब d डिवाइड होता है, तो क्या बचा? लैम्बडा बाय d. तो that is angular fringe width. Linear fringe width you already know, or angular fringe width is lambda by d. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो what they are giving you is, तो उन्होंने आपको दिया है, इसको ही आप sin थीटा बोलते हो. This is sin थीटा. This turns out to be sin of theta, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल स्मॉल हुआ तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो अब आपको जो यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया है, जो sin थीटा होना चाहिए था, जो लैम्बडा बाय डी या फिर स्मॉल डी बाय कैपिटल डी होना चाहिए था, वो छोटा है, इसलिए sin थीटा को आप लिखोगे थीटा. तो पहले केस में आपको थीटा कितना दिया है? 0.20 डिग्री. What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? मतलब वो दो स्लिट्स, एक स्क्रीन, ये पूरे के पूरे को आपने वाटर में अगर इमर्स कर दिया तो what will be the separation? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया है 1.33. अब होगा क्या? Let us take this case over here. So what is going to happen is a very simple thing. जब आप पूरा का पूरा अरेंजमेंट एयर में रखते हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस. ये एयर में है, इन एयर. जब आप इस पूरे अरेंजमेंट में स्क्रीन भी आता है, अरेंजमेंट में दोनों स्लिट्स भी आते हैं. मैं सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा हूं क्योंकि पैटर्न हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि स्लिट्स आर नॉट इन वाटर. एवरीथिंग इज इन वाटर. सो व्हेन यू पुट दिस इनसाइड वाटर, अब डिपेंड करता है या तो सेपरेशन बढ़ेगा या सेपरेशन कम होगा, राइट? तो सेपरेशन कम होगा मतलब फ्रिंज का विड्थ कम होगा. अगर सेपरेशन बढ़ना है तो फ्रिंज का विड्थ बढ़ना है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू पुट एंटायर थिंग इनटू वाटर?
तो the fringe width will either increase or decrease. One of the two things will happen. तो अब we don't need this diagram at all. ये बस सिर्फ समझने के लिए था. And they are asking you what is the angular fringe separation if the entire arrangement is put inside water. So you are supposed to find out what is theta 2. In air आपको दिया है 0.20 डिग्री, in water आपसे पूछा है कितना है, and you are supposed to use some formula. Formula कौन कौन सा लगने वाला है? नंबर 1, as I told you, x equal to n lambda d by d. और क्योंकि हम लोग सेंटर से पहला ही बात कर रहे थे तो लैम्बडा d by स्मॉल d, उसमें से मैंने आपको बताया था कि लैम्बडा by d is sin थीटा. मतलब इन शॉर्ट x इक्वल टू ये x by d आ गया sin थीटा इंटू कैपिटल D. तो अब नया एक चीज आपको समझ में आया, पता ही था x by d is lambda by small d which is nothing but sin theta. So x is sin theta into capital D. So position of first fringe, bright fringe from central bright fringe is sin theta, एंगल जितना बनेगा दोनों में multiplied by distance between screen and slits. तो ये याद रखना, अब ये नया फॉर्मूला आपको पता लगा. इट्स वेरी सिंपल. नाउ आपको फाइंड करना है थीटा 2. तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो फॉर्मूला है, एंटायर अरेंजमेंट इज बीइंग पुट इनसाइड वाटर. मतलब स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि उसको उठा के वैसे वाटर में रख दिया. मतलब डी इज कांस्टेंट. तो डी कांस्टेंट है तो x इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा. मतलब x2 by x1 is sin theta 2 by sin theta 1. करेक्ट? सिंपल. ओके, अब हाउ टू सॉल्व दिस. बट व्हाट इज x? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x का जस्ट नाउ. x was lambda d by, करेक्ट, बट इसमें भी एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इनसाइड वाटर. मतलब d will be constant, slit to screen distance, small d मतलब distance between two slits will be constant. तो x will be just proportional to wavelength since capital D and small d are constants. So from this condition, ये है नंबर 2, और वहां पे आपके पास पिछले पेज पे एक कंडीशन बना. दिस इज नंबर 1, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1. और अब इसको कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे x2 by x1 इक्वल टू लैम्बडा 2 by लैम्बडा 1 नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2, x2 by x1 was sin theta 2 by sin theta 1, ये आ गया लैम्बडा 2 by लैम्बडा 1. So therefore from 1 and 2, you have lambda 2 by lambda 1 equal to sin theta 2 by sin theta 1. Correct? Clear यहाँ तक? You are supposed to find out theta 2, right? अब theta 2 कैसे find करोगे? हो गया sin theta 2 is sin theta 2 is equal to lambda 2 by lambda 1 sin of theta 1. Right, but angles are small. So angles are small, but angles are small, and when angles are small, you get theta 2 equal to lambda 2 by lambda 1 into theta 1. Correct? Now there is this problem. अब ये कैसे करेंगे? lambda 1 lambda 2 हमने तो सोर्स ऑफ लाइट चेंज किया ही नहीं था. किया था क्या? येलो से कोई और सोडियम लाइट की जगह पे कुछ और रखा क्या? नहीं. तो you should know there is something called as refractive index, जो यहाँ पे दिया है. You should know refractive index of a medium, any medium, जैसे water, is speed of light in air to that of speed of light in medium, right? And speed of light in air to medium, ये जब आप solve करते हो, because when you solve this, ultimately you get a refractive index of formula in terms of wavelength. So this is nothing but frequency into wavelength in air upon velocity is n lambda itself. ये तो formula ही है. Speed is n lambda, speed is n lambda. C मतलब speed of light in air, right? तो frequency and wavelength in air which was 589, and is frequency and lambda 2 is wavelength in water. क्योंकि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. देखो होता क्या है आइडियली,
You must have heard of dispersion. When light enters a medium like glass, it splits into components. अब क्वेश्चन ये आता है कि स्प्लिटिंग क्यों हुआ, स्प्लिटिंग क्यों हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम चेंजेस। फिर ये क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी क्यों चेंज हुआ और कौन से फैक्टर से चेंज हुआ। तो यू मस्ट नो कि यू सी वेलोसिटी इज एन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, frequency never changes no matter if the light is traveling in air or water or glass or oil or kerosene या फिर कहीं पे भी हो। तो what changes is wavelength। तो इसके लिए n और n, मैंने n1 n2 नहीं लिखा है, it is just n and n। then refractive index का फॉर्मूला होता है speed of light in air to that of speed of light in medium। in air is n lambda 1 and in medium is n lambda 2 और n cancel। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, राइट। हमारे पास है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, मतलब ये रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फ्रॉम हियर वी विल से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 बाय n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थीटा 1 कितना था 0.20 और ये कितना है 1.33। तो मोर और लेस 0.20 डिग्रीज बाय 1.33। ऊपर नंबर बड़ा, देखो अब आपको ये पता होना चाहिए ऊपर का नंबर 0.20, नीचे 1 से बड़ा है नंबर, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होना मतलब ओवरऑल नंबर 0.2 से छोटा होगा, राइट। एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 0.15 डिग्रीज। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। लॉग बुक अगर अलाउ है, परमिटेड है, तो लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल होता है। तो 1.33 का रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि 1.33 नीचे है, उसको रेसिप्रोकल निकाल के 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अभी करके बता देता हूँ कैलकुलेटर पे, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू। सो 1.33 का रेसिप्रोकल अगर आप निकालते हो 0.75 होता है, इनटू 0.20 करोगे तो 0.1503, तो 0.1503। So I will repeat this question again because it is something new and very simple also। अभी तक आपने थियरी में कहीं नहीं देखा that ये जो आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको आप वाटर में या कहीं इमर्स कर रहे हो। Here they are giving you angular separation between central and first fringe। Central and first क्यों, first and second भी ले सकते हो। In short they are telling you angular fringe width, okay। बेस्ट थिंग इज टू टेक सेंटर। क्यों सेंटर, क्योंकि पहले और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा। फिर सेपरेशन कैसे फाइंड करते हो आप, x4 माइनस x3, x3 माइनस x2, x2 माइनस x1। व्हाट इज बेस्ट वे, सेंट्रल और फर्स्ट। क्यों, क्योंकि हमको पता ही है कि फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 डालोगे तो x विल बी लैम्डा d बाय स्मॉल d। दिस इज व्हाट यू नो। अब हमको ये भी पता है कि जो लैम्डा बाय डी होता है दिस इज नथिंग बट एंगुलर सेपरेशन, दिस इज एंगुलर सेपरेशन, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ sin थीटा। तो x विल बी sin थीटा इनटू d, गुड। तो x इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। व्हाई, बिकॉज d इज कांस्टेंट। व्हाई d इज कांस्टेंट, बिकॉज आपने पूरा का पूरा सेटअप विदाउट डिस्टर्ब किए यू पुट इनसाइड वाटर, मतलब कैपिटल D व्हिच वाज सोर्स मतलब स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स, तो वो फिक्स है, तो कांस्टेंट है। तो ये आ गया x2 by x1 sin theta 2 by sin theta 1। and again what will you do here is x is lambda capital D by small d, but capital D small d constants है, तो x is proportional to wavelength। ये सब क्यों करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपको अगर ऐसा बोला होता कि एयर में वेवलेंथ 589, वाटर में समथिंग एल्स, तो फिर आप you will not be putting this in terms of angles। अब आपके पास x is proportional to lambda है, तो x2 by x1 is lambda 2 by lambda 1। तो equation 1 से x2 by x1 was sin theta 2 by sin theta 1, from 2 it is lambda 2 by lambda 1, तो lambda 2 by lambda 1 is sin theta 2 by sin theta 1, right। यहाँ तक तो समझ में आता है। अब आगे sin theta 2 is lambda 2 by lambda 1 sin theta 1, theta is small, तो small angles के लिए sin लिखते नहीं है हम लोग। तो then you can solve question from this equation also provided आपको lambda 2 दिया होता तो, but lambda 2 दिया नहीं है। lambda 2 दिया नहीं है इसका मतलब
आपको यहाँ पे लैम्बडा के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन any medium is frequency into wavelength. So frequency into lambda 1 upon frequency into lambda 2. Frequency does not change. So frequency cancel. Lambda 1 by lambda 2 is refractive index. So you put this lambda 1 by lambda 2 in equation number 3. You get theta 2 as theta 1 by refractive index and done. Next question. In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meters from the slits. The distance between the central bright band and 20th bright band is 0.4 centimeter. When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece, 90 centimeters from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of light used. तो सबसे पहले ये this is something that you have not learned क्योंकि theory में था नहीं, तो but you remember हमने Fresnel biprism यूज किया था to generate two coherent sources. अब normally होता क्या है, all this setup is mounted on a table. तो मैं टेबल दिखाने नहीं वाला, but definitely you know कि there is a biprism. हमारे पास एक बायप्रिज्म है, बायप्रिज्म एंड देन यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, यहां से जो रेज निकलेंगे इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम टू वर्चुअल सोर्सेस S1 एंड S2। दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन डिटेल। हमने वो डिटेल में देखा है, तो वी विल नॉट गो थ्रू दैट अगेन ऑल द प्रोसेस। देन यू शुड रिमेंबर यहाँ पे एक स्क्रीन था जिसपे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, बट इन रियलिटी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो स्क्रीन में नहीं, यू लुक थ्रू अ लेंस, तो यू लुक थ्रू आई पीस। तो द पैटर्न इज बेसिकली फॉर्म्ड राइट हियर इन द आई पीस इंस्टेड ऑफ स्क्रीन। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट इंटरफेरेंस पैटर्न यूजिंग अ बायप्रिज्म, और आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट सोर्स S है, इसके दो वर्चुअल सोर्सेज बनते हैं S1 एंड S2 and the light appears to be coming from S1 and S2 after passing through biprism. You see a interference pattern here in the eyepiece instead of screen. अब so basically the idea here is कि दो point sources हैं, that is the idea. You have 2 point sources. These two are virtual. We know that ये virtual है, but still there are point sources. अब इन दोनों के बीच में आपने लेंस रख दिया, तो होता क्या है, when you keep lens, तो there is also biprism. Biprism तो है ही, नहीं तो दो वर्चुअल सोर्सेस दिखेंगे नहीं। तो the thing is there are two positions of lens, let us say L1 and let us say L2. लेंस एक ही है, पोजीशन दो है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस हैज टू फोकस, एक टू द लेफ्ट, एक टू द राइट। So there are two different positions of a lens for which the image, मतलब in this case image's interference pattern will be formed at the same place. लेंस के दो पोजीशन ऐसे हैं जहां पे लेंस रखने के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न सेम जगह पे बनेगा। तो पहले मैंने लेंस रखा L1 पे, the interference pattern is formed at eyepiece, right? In this case you may get a magnified image. मैंने ऐसे magnified image मतलब S1, S2 they will appear to you far away from each other, magnified, right? अगर इंटरफेरेंस पैटर्न होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न will be magnified. अगर आप दो सोर्सेस को देखें तो सोर्सेस will be magnified, right? तो फिलहाल इंटरफेरेंस पैटर्न को छोड़ ही देते हैं, forget about it. So we are just talking about magnification here. तो ये जो डिस्टेंस है, this distance was small d, इसको बोल दो d1 मैग्निफाइड। और ये डिस्टेंस आपको पता है ऑब्जेक्ट टू सिस्टम डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट सिस्टम टू इमेज डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस। यहां तक क्लियर, राइट? देन as I told you कि there are two positions for which
द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। तो ये D था, अब मैंने वो दूसरे पोजीशन पे लेंस को रख दिया L2, मान लेना ये लेंस है, और इस केस में जो इमेज बनेगा S1 और S2 का, दैट विल बी डिमिनिश्ड। तो पहले केस में जब L1 पे लेंस था तब आपके पास जो इमेज बन रहा था वो था मैग्नीफाइड। अब दूसरे पोजीशन पे जब आपने लेंस रखा, उसी जगह पे, सेम जगह पे इमेज बना, बट इट इज नाउ डिमिनिश्ड D2। तो ऐसा कब होता है? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। मतलब यू कीप लेंस एट वन फोकस फर्स्ट एंड देन यू कीप इट ऑन अदर फोकस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। तो पहले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो दूसरे केस में बन जाता है इमेज डिस्टेंस, और जो पहले केस का इमेज डिस्टेंस था वो बन जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस बेसिकली। तो रिमेंबर, सोर्स जहां था वही है, उसका इमेज जहां था वो भी वही है, सिर्फ एक केस में लेंस को आपने L1 पोजीशन पे रखा था, दूसरे केस में आपने लेंस को रखा है L2 पे। जब आपने L1 पे रखा था तब मैग्नीफाइड इमेज था, जब आपने L2 पे रखा है तब डिमिनिश्ड इमेज है। तो आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ये रे ऑप्टिक्स से आता है। तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज is equal to image distance upon object distance. अब केस 1 की बात करोगे तो इमेज का साइज था D1 और ऑब्जेक्ट का साइज था D, और इमेज का डिस्टेंस था V और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था U। इक्वेशन नंबर 1। और अगर सेकेंड केस की बात करोगे तो इमेज का साइज है D2 और ऑब्जेक्ट का साइज है D, इमेज का डिस्टेंस है U और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है V। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 into 2 किया तो 1 में था D1 by D और 2 में था D2 by D, और यहाँ पे था V by U और 2 में है U by V। कैंसल 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 कैंसल, मतलब D1 by D2 अपॉन D का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 इंटू D2, राइट। अब ये क्यों किया? एज आई टोल्ड यू, ये वर्चुअल सोर्सेस है। वर्चुअल सोर्सेस मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो डिस्टेंस फाइंड कैसे करोगे? यू कैन नॉट पुट अ मीटर स्केल एंड मेजर, नहीं कर सकते क्योंकि वो रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब मैंने आपको बायप्रिज्म बताया था तो मैंने बोला था these two sources appears they are not real, they are virtual। तो अब लेकिन जो इमेज बनेगा वो तो रियल है, इमेज तो रियल ही है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न तो रियल पैटर्न है, राइट। तो यू कैन फाइंड आउट D1, यू कैन फाइंड आउट D2 एंड यू कैन टेक प्रोडक्ट एंड अंडर रूट यू गेट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमको पूरा पार्ट तो नहीं लगने वाला, लेकिन कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स होता है, एक बायप्रिज्म होता है, एक आईपीस होता है, और इसके बीच में लेंस रखा है, ऐसा उन्होंने बोला है, बाद में मेंशन किया है। सो इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस, मतलब आप आईपीस से देख रहे हो इंस्टेड ऑफ स्क्रीन, right, at a distance of 1.2 meter from the slits। मतलब बेसिकली दे आर टेलिंग यू यहां से आईपीस का जो डिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, स्लिट के इमीडिएटली बाद बायप्रिज्म, उसके इमीडिएटली बाद लेंस, राइट। तो नॉर्मली डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आईपीस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, क्योंकि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। So in reality बायप्रिज्म is a very 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 thin prism, extremely thin prism होता है। And then obviously ये दोनों के दोनों you keep them very very close to the slit, मतलब you will get D equal to F। Good। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर्स में सबसे पहले बता दिया what is capital D, 1.2 meter, 120 centimeter, okay। Then the distance between the bright band, central bright band
एंड 20th ब्राइट बैंड। तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने कल भी बताया था कि, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जहां पे 15x डिस्टेंस आया था बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो 15x आने का मतलब ये था, 15x आने का मतलब क्या था कि 15 ब्राइट एंड 14 डार्क। यहाँ पे आपको बता दिया है कि सेंटर से वो जो पॉइंट है उस पॉइंट में कितने 20, मतलब मैं उसको x20 नाम देता हूं। x20 डिस्टेंस कितना है 0.4 सेंटीमीटर। x20 मतलब 20th ब्राइट, सेंटर से 20th ब्राइट के बीच में कितने फ्रिंज बिट होंगे 20 होंगे। जैसे कल आपने देखा 15x मतलब 15 फ्रिंजेस, 10x मतलब 10 फ्रिंजेस, तो 20 फ्रिंजेस है तो 20x है, 20 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ है। दिस इज 0.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में। ओके गुड, तो वी विल डू दिस लेटर व्हाइल सॉल्विंग, सिर्फ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब आगे बोला है when a convex lens is placed between the biprism and eyepiece, मतलब पहले लेंस नहीं था अभी प्लेस किया, उसको प्लेस करने के बाद क्या हुआ, when a convex lens is placed between the biprism and eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, टोटल डिस्टेंस कितना है 1.2 मतलब 120 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो अब ये जो बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में लेंस को आपने रखा 120 में से 90 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस हो गया आईपीस का, तो सोर्सेस से कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। गुड राइट। तो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन शॉर्ट व्हाट आई विल डू इज, यहाँ डायग्राम भी बता देता हूं so that you will be able to recognize different parameters. So you have a source S, real source, then you have a biprism which will make this real source look like two virtual sources. Then you have a lens now, पहले नहीं था अभी है, and you have eyepiece. तो source से eyepiece का distance 120 सेंटीमीटर दिया है, 1.2 मीटर, और ये डिस्टेंस मतलब 90 बोला है, तो बचा हुआ ये डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। आगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड images is found to be 0.9. Virtual magnified images D1 is found to be 0.9. So D1 is found to be 0.9 centimeter. Okay. Determine the wavelength of the light used. So we are supposed to find out what is lambda. Supposed to find out wavelength. Right? तो पहले तो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है and then you can start solving. Once you know this formula, अभी मैंने ये बताया फॉर्मूला में कि I told you was image distance या फिर image size upon object size equal to image distance upon object distance image size is D1 दिया है, image size is D1। ये यहाँ पे जो दो वर्चुअल सोर्सेज आपको मिलेंगे which are magnified, तो अभी मैं आईपीस तो हटा देता हूँ, you know आईपीस हटा दो यहाँ से, and you know these are two virtual sources का images, और ये डिस्टेंस था D1। तो this is D1, this is D, where D is the distance between two virtual sources and D1 is the distance between images of two virtual sources. So D1 by D equal to, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ V1, इसको बोल देता हूँ मैं U1। तो इमेज डिस्टेंस इज V1 and ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U1। तो V1 और U1 भी आपको दिया था, तो you have V1 and U1, राइट। तो ये आपके पास है V1 कितना 90 सेंटीमीटर, U1 कितना 30 सेंटीमीटर, राइट। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, इट्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल, थोड़ा टाइम लगेगा कि ये क्यों करना है।
अब ये क्यों करना है, ये इसके लिए करना है, अगर मैं ये फॉर्मूला में D1 का दिया है कि आपको 0.9 सेंटीमीटर अपॉन डी नहीं पता, मिल जाएगा। V1 कितना 90 और ये कितना 30, 1 जा 3 जा 1 जा 0.3 जा, मतलब स्मॉल डी आपको मिल गया 0.3 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये क्यों चाहिए था? अब देखो x20 मतलब बेसिकली ये आपको दिया था 0.4 सेंटीमीटर और x20 मतलब 20 फ्रिंज विड्थ और ये आ गया आपके पास 0.4 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर, ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर। क्या था? 2 लैम्डा डी बाई डी, राइट? नहीं, वो सेंट्रल फ्रिंज था, वो डिफ्रैक्शन था। यहाँ पे 2 नहीं आता, हमने दो टेबल को कंपेयर भी किया था। तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल टू 0.4। करेक्ट। तो 2 मत लिखना, 2 लिखे तो गए काम से। अब हमें क्या चाहिए था? वेवलेंथ। है क्या वेवलेंथ? यस। डी पता है 1.2 मतलब 120 सेंटीमीटर। स्मॉल डी फाइंड किया, इसके लिए फाइंड किया क्योंकि यहाँ चाहिए था। तो अब एग्जाम में यू डोंट नो इफ यू डोंट रिमेम्बर स्टेप्स, नॉर्मली होता यही है कि ये सब क्यों किया हमने। तो देयर इज वन पीस ऑफ एडवाइस, एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे इधर ही वो फॉर्मूला लिखो। क्यों? Because you know that they are telling you 20 fringe width equal to 0.4 centimeter. But then you remember fringe width to lambda d by small d का equal to 0.4 centimeter. Then you immediately start recalling. मुझे अगर lambda चाहिए तो I want capital D and small d, but capital D is given to me, but small d is not given to me. That is why I have to do all this just to find out small d. Once you have small d, done. तो एक काम करना, आप ये सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से फॉर्मूला बन जाएगा। तो यू विल हैव स्मॉल डी को शिफ्ट करो और 0.4 को यहाँ पे। तो स्मॉल डी हमको क्या चाहिए था? वेवलेंथ ना, यू वांट टू फाइंड आउट वेवलेंथ। तो एक काम करते हैं 20 इंटू लैम्डा, ओके, इंटू डी। डी कितना? 120 सेंटीमीटर में अपॉन स्मॉल डी कितना? 0.3 सेंटीमीटर में इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर में। सब सेंटीमीटर चल रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। गुड। तो नाउ इफ इट इज ऑल राइट, तो यू विल सी कैसे सॉल्व करोगे इसको। इसको वहां ले जाओ, इसको ले जाओ। तो दिस इज 0.4 इंटू 0.3 अपॉन 120 इंटू 20 सेंटीमीटर। So this is equal to 12 into 10 power minus 2, and here you have 120 और 120 का 10 अलग कर देते हैं, 2 अलग कर देते हैं, 10 power 2, right? Cancel 1 by 2 is 0.5, 10 power minus 2 और minus 2 minus 4 मतलब 5 into 10 power minus 5 सेंटीमीटर मतलब 5 into 10 power minus 7 मीटर मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट वाज यूज्ड वाज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 आना चाहिए, है आंसर 5000। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द intensity of light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आपको याद होगा, यू हैव 2 सोर्सेस ऑफ लाइट और दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट दे आर इमिटिंग वेवलेंथ ऑफ सम एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी। आपको बोला है कि दोनों में से एक सोर्स जो इंटेंसिटी आ रहा है इट इज ट्वाइस ऑफ अदर। अब आपके चॉइस है आपके पास, बिकॉज यू हैव फर्स्ट सोर्स एंड यू हैव सेकंड सोर्स, तो यू कैन डिसाइड, यू कैन से I1 इक्वल टू 2I2, ओके, यू कैन से I2 इक्वल टू 2I1 इज आल्सो ओके, इट इज योर चॉइस। तो मैं ऐसा मानता हूं कि I1 इज 2 टाइम्स ऑफ I2, मतलब जो पहले सोर्स से इंटेंसिटी है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड सोर्स, मतलब फर्स्ट सोर्स इज ब्राइटर देन द सेकंड सोर्स। So the intensity of the light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other
what will be the approximate ratio of intensities of bright and dark fringes? मतलब बेसिकली अगर आपको याद होगा इंटरफेरेंस में मैंने बताया था रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, इफ यू रिमेंबर मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, आई टोल्ड यू कि ब्राइटेस्ट मतलब जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जहां पे ब्राइट बैंड बना, वहां पे जो इंटेंसिटी है वो Imax होगा। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड याद है तो भी चलेगा, A1 प्लस A2 स्क्वायर, राइट। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी याद है तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो याद है तो Imax बाय I mean वाज R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन तीन तरीके से सॉल्व हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू रिमेंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेशियो आपको पूछा है। अब आई वुड ऑलवेज प्रिफर टू गो विथ, ये फाइंड करना है ना, तो अब इफ यू रिमेंबर मैंने तीन चार फॉर्मूला आपको दिए थे। एक मैंने बताया था Imax by I mean is A1 plus A2 upon A1 minus A2 bracket square, where A1 and A2 are amplitudes of sources 1 and 2. Or Imax by I mean was R plus 1 upon R minus 1 bracket square, where R is ratio of amplitudes A1 by A2. Or it is root of I1 plus root of I2 upon root of I1 minus root of I2 का square, where I1 and I2 are respective intensities of the two sources. Or it was under root of I1 by I2 plus 1 upon under root of I1 by I2 minus 1 का square. So if you remember the simplest of all, बाकी books में कुछ दिया होगा, I don't know, but this is the simplest of all. Imax by I mean simplest of all was under root of I1 by I2 plus 1 upon under root of I1 by I2 minus 1 whole square, मतलब square and square। तो हम एक काम करेंगे, हम whole square कर लेंगे। ये कहां से आया? तो ये यहीं से आता है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। इसमें से सिर्फ हमने अंडर रूट ऑफ I2 को कॉमन निकाल के कैंसिल किया था। दैट इज हाउ यू डू इट, दिस इज सिंपल। तो फॉर्मूलाज दे आर मस्ट, यू नीड टू नो दिस, डेफिनेटली यह पता होना चाहिए। गुड। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है I1 by I2 is 2, तो I1 by I2 is 2, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, सिंपल। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? रूट 2 की वैल्यू पता है, रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1.414। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.414 प्लस 1 अपॉन 1.414 माइनस 1 का स्क्वायर। तो दिस इज 2.414 अपॉन 0.414 का स्क्वायर। Now this you can solve via log table, but I will be using calculator, so you have to do it from log table. Unfortunately, you don't have any other options. So it is 2.414 divided by 0.414, 5.83, 5.83 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 33.99999 मतलब 34, तो 34 आ जाएगा आपका ये फाइनल आंसर। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर passes through a slit of width. So first of all, in given quantities you have wavelength 546 nanometer मतलब 10 power minus 9 meter passes through a slit of width. Slit के width को हम डिनोट करते हैं A से, A तो 0.4 mm मतलब 0.4 into 10 power minus 3 मतलब 4 into 10 power minus 4 मीटर। तो स्लिट विड्थ आपको दिया है। इंटेंसिटी पैटर्न of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away, मतलब कैपिटल D कितना? 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर्स है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वेवलेंथ, स्लिट विड्थ एंड देन कैपिटल D। आगे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास, डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास। इफ यू रिमेंबर
डू यू रिमेंबर सेंट्रल मैक्सिमम ये होता ही दो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच में, मतलब घुमा फिरा के आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछा है. They are telling you to find out what is the distance between two first minimas. मतलब they are asking you what is the width of central maxima, or it is 2 lambda d by a. So they are asking you to find out what is the width of central maximum. और आपको अगर याद होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम का जो width था वो था 2 lambda d by a. You have lambda, you have d, you have a. So just substitute values and solve. So width W will be equal to 2 into wavelength is 546 into 10 power minus 19 d, distance d is 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 into 10 power minus 2 meter. So you have to 40 into 10 power minus 2 divided by a. What is a? What is a? 4 into 10 power minus 4. Very good. 4 into 10 power minus 4. 1 जा and 10 जा. तो और भी हमारा काम आसान हो गया. क्यों? You see 10 power minus 19 और minus 2 minus 21. Minus 19 है ना वो? Yes. Minus 9 है. Very good. Minus 9 है वो. तो minus 9 और minus 2 minus 11. माइनस 11 में से एक गया तो इंटू 10 माइनस 10, और ये ऊपर आके प्लस 4 हो गया तो माइनस 6, तो 10 पावर माइनस 6. ओके, आगे 546 का डबल, पहले 550 का डबल कर लो, 1100 उसमें से 8 माइनस होगा 1092, तो इट इज 1092 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर. अब इसको लिखना का तरीका अपना अपना है. 1.092 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, मतलब मिलीमीटर, तो 1.092 mm. तो ऐसा आपको आंसर मिलेगा. एंड यस, इन्होंने 1.1 mm बोला है, हमारा तो 1.092 ही आया. गुड.